हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल DC247 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे गंगा अपवाह तंत्र या गंगा नदी तंत्र के बारे में तथा जानेंगे उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा तथा उसकी समस्त सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। अगर कहा जाए तो गंगा भारत की भी सबसे विशालतम नदियों में से एक है, जिसकी लगभग 2525 किलोमीटर लंबाई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। तो अगर गंगा नदी के बारे में बात की जाए तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होता है, या फिर मैं अगर ऐसा कहूँ कि गंगा नदी पूरी तरह से अपने उद्गमित स्थान से गंगा नहीं बनती है। ठीक है ना दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि गंगा नदी उत्तराखंड से लेके पश्चिम बंगाल तथा गंगा सागर द्वीप तक बहती तो है, लेकिन यह शुरुआत से गंगा नहीं बनती है। इसमें जब और नदियां आकर मिलती हैं तो यह नदी गंगा नदी बनती है। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि गंगा नदी बनती कहाँ है और उसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं तथा कौन सी नदी कहाँ मिलेगी तो वह कौन सा प्रयाग कहलाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गंगा नदी का उद्गम। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक स्थान है बद्रीनाथ, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे गंगोत्री नामक ग्लेशियर है। यहाँ से, बल्कि गंगोत्री को अगर ना कहा जाए तो बद्रीनाथ नाम का ही ग्लेशियर है वहाँ पे। वहाँ से इस नदी का उद्गम अलकनंदा नदी के नाम से होता है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि अलकनंदा नदी के नाम से इस नदी का उद्गम होता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इसमें माना हिमनद से इस नदी के बाएं किनारे से दोस्तों बात करेंगे कि इस अलकनंदा नदी के बाएं किनारे से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी इस पे आकर मिलती है, जो कि विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे आकर मिलेगी। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसकी आप नोट्स बना लीजिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। जब भी आपको समझ में ना आए तो आप नोट्स से इसे विधिवत पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा कि बद्रीनाथ नामक स्थान से अलकनंदा नाम से गंगा नदी का उद्गम होता है, जो कि अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद माना हिमनद से धौली गंगा नदी आकर बाएं किनारे से विष्णु प्रयाग के पास अलकनंदा नदी पे मिलती है तथा इनकी संयुक्त धारा जब यह नदी आगे बहती है तो कुछ दूरी पर नंदका नामक नदी, जो कि त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, वह नंद प्रयाग में आकर मिलती है। नंद प्रयाग, नंदका नदी, एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों। इसके बाद और आगे बढ़ने पर इस पे पिंडारी हिमनद से पिंडारी नदी आकर मिलती है। पिंडारी हिमनद, पिंडारी नदी। पिंडारी नदी कहाँ? कर्णप्रयाग पे आकर दोस्तों मिलती, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जब थोड़ा और आगे आते हैं तो चारों बार ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। यह नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। तो दोस्तों, ये चार प्रकार की नदियों की धाराएं अलकनंदा नदी से मिल चुकी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं इसके दाएं किनारे की बात करूंगा। तो दाएं किनारे में देखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर नामक एक ग्लेशियर है यहाँ पे। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम भागीरथी नदी कह सकते हैं। इस भागीरथी नदी पे जब ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो इस पे एक सहायक इसकी नदी भेलंगाना नदी भागीरथी नदी से आकर मिलती है, और यह दोनों संयुक्त धाराएं आगे चलकर अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। यह नदी जहाँ पर मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, और देवप्रयाग में मिलने के पश्चात दोस्तों याद रखिएगा, जब भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिल जाती है तो यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है दोस्तों? गंगा नदी कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपको गंगा नदी कहाँ पर बनी, कैसे बनी, क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात यह है कि अभी तक ये नदी कहाँ पे बह रही है?
पहाड़ों में बह रही है। इसके बाद जब यह गंगा नदी बन जाएगी तो यहाँ पे एक स्थान है, तीर्थ स्थल है, आप सब जानते हैं, जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार नामक स्थान पे यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे, वापस अपने नक्शे पे आ जाते हैं जहाँ पे नदी अब गंगा बन चुकी है। अब देखिएगा दोस्तों, यह नदी मुख्य रूप से अगर नक्शे के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, लगभग समस्त पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश कवर करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को कवर करते हुए वहाँ से बहते हुए, और ये कहाँ आ जाती है, हमारे बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में यह नदी विलीन हो जाती है। दोस्तों ये तो था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि उत्तराखंड से इसका उद्गम हुआ, विभिन्न स्थानों से बहते हुए और बंगाल की खाड़ी मिल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यह नदी बांग्लादेश में अलग नाम से जानी जाती है तथा भारत में अलग नाम से। भारत में आप जानते हैं इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कुल लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई को बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा इसके सहायक नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं, क्योंकि गंगा नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा तंत्र है और बहुत सारी अनेकों सहायक नदियाँ इस पर आकर मिलती हैं। मैं मुख्य सहायक नदियों की यहाँ पे बात करूँगा जो मुख्य हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर गंगा नदी के बाएं किनारे की बात की है तो ध्यान से देखिएगा, बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। ये सब जो नदियां हैं दोस्तों, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं कि ये समस्त जो नदियां हैं, ये नदियां हिमालयन नदियां ही हैं, हिमालय के ही किसी भाग से निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा सबका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में आप जानते हैं यहाँ पे हिमालय, मैंने पिछले वीडियो में हिमालय के बारे में बता दिया है। तो देखिएगा इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले आपकी रामगंगा नदी है। इसके बाद दोस्तों गोमती नदी है। गोमती नदी एक छोटी नदी है और थोड़ा प्रदूषित नदी भी है यह नदी। वर्तमान इसकी अगर स्थिति को देखा जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सहायक नदी है, इसलिए हमें जानना आवश्यक है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि गंगा नदी की बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों को क्रम से लगाइए। तो दोस्तों आपको क्रम याद रखना है, सबसे पहले रामगंगा नदी, उसके पश्चात गोमती नदी, इसके बाद घाघरा नदी। घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में 5 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरयू नदी के किनारे स्थित ही अयोध्या मंदिर में भूमि पूजन किया है। तो इस सरयू नदी का ऐतिहासिक महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है और अयोध्या इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, आप ये जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों घाघरा के बाद गंडक नदी है। गंडक नदी जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, जहाँ से थोड़े पहाड़ शुरू होते हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है और आके ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोसी नदी मैंने लिखा हुआ है जो नेपाल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब यह उद्गमित होती है तो यह कोसी नाम से उद्गमित नहीं होती, बल्कि इसमें 3 तरह की धाराएं मिलती हैं, जिनमें से पहली धारा अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है, एक इसमें आकर मिलती है सनकोसी, और दूसरी धारा आकर इसमें मिलती है तामूर कोसी। दोस्तों इन तीनों की संयुक्त धारा ही आगे चलकर कोसी नदी बन जाती। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि कोसी नदी को किस राज्य का अशोक कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इन 3 नदियों के संयुग्मन से ही कोसी नदी का या कोसी नदी नाम पड़ता है। पहले याद रखिएगा अरुणा नदी के नाम से इसका उद्गम होता है, जिसके एक किनारे से सन कोसी, दूसरे किनारे से तामूर कोसी आकर मिलते हैं और इनकी संयुक्त धारा कोसी कहलाती है और आगे चलकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। और अंतिम नदी अगर देखी जाए, बात की जाए तो महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से उद्गमित होती है और फाइनली पश्चिम बंगाल के ही आसपास आकर यह नदी
गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। अब बात करेंगे गंगा नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ। दोस्तों इनमें सबसे पहली नदी है, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का भी महत्व है, आप जानते हैं। जैसे गंगा नदी का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है, हम जानते हैं कि गंगा नदी समस्त पापों को धो देने वाली नदी है, और बाकी इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं धार्मिक महत्व कितना है इसका। गंगा नदी के किनारे ही हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में, अपने प्रयागराज, इलाहाबाद में। तो इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है और सबसे पवित्र नदियों में से एक है। दोस्तों इसके बाद इसकी सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि गंगा के दाएं किनारे से आकर इसमें मिलती है। अगर इसकी लंबाई की बात की तो लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना की, जिसका उद्गम उत्तराखंड के ही बंदरपूंछ जिले के आसपास या बंदरपूंछ नामक स्थान के पास यमुनोत्री नामक स्थान है, वहां से इस नदी का, यमुना नदी का उद्गम होता है। और यह नदी लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। दोस्तों अब इसके बाद अगर बात की जाए तो यमुना में देखिएगा, यमुना में सबसे पहले टोंस नदी, शुरुआत में ही टोंस नदी आकर यमुना नदी से मिल जाती है। और अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना में देखिएगा इसकी सहायक नदियों में चंबल, बेतवा एवं केन नदी हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये नदियाँ। इनको जब मैं मध्य प्रदेश का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से नदी वाले टॉपिक में क्लियर समझा दूंगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि चंबल, बेतवा तथा केन मुख्य रूप से यमुना की ही सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली अन्य सहायक नदियों में। तो उसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश से ही उद्गमित होती है, जिसका नाम है सोन नदी। काफ़ी बड़ी नदी है यह भी गंगा की ही सहायक नदी है, जो कि आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। एक सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, महत्वपूर्ण नदी है। इसको भी मैं मध्य प्रदेश की वीडियो में विधिवत बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है। तो रिहंद जो कि सोन की सहायक नदी है, और सोन नदी किसकी सहायक है दोस्तों? गंगा नदी की सहायक नदी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी यहाँ से बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल जब यह नदी पहुँच जाती है गंगा नदी, तो यहाँ पे एक स्थान है फरक्का बैराज। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो फरक्का बैराज है, यहाँ पे गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। दोस्तों बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हुगली नदी अलग नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हुगली नदी गंगा नदी का ही एक भाग है। ध्यान से देखिएगा, एक भाग जब यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है तो एक भाग इसका पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी के नाम से कहाँ चला जाता है? गंगा सागर द्वीप चला जाता है, जिसे हम हुगली नाम देते हैं। तो वहीं दूसरा भाग देखिएगा बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल होके बांग्लादेश चला जाता है, जहाँ पे इस नदी को दोस्तों ध्यान से देखिएगा पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो वह पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिएगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी कुछ दूरी पे आकर यहाँ पे एक बांग्लादेश में भैरव बाजार नाम का एक स्थान है, यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिल जाती है, या यूँ कहें कि पद्मा से जब ब्रह्मपुत्र मिलती है, तो यह नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक मेघना की छोटी सी धारा। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, एक मेघना सहायक, उप सहायक नदी है। यह नदी आकर जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराओं से मिलती है तो आगे चलकर यह नदी मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और यही मेघना नदी आगे चलकर विशाल दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ कि वह कौन से यहाँ पे द्वीप समूह हैं, चाहे आप उसे द्वीप कह लें या फिर जो यहाँ पे बड़े विशेष मैदान जिसे कहते हैं डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आने के बाद गंगा सागर द्वीप के आसपास सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि
हुगली नदी और इसकी एक संयुक्त धारा बांग्लादेश की ओर चली जाती है। हुगली नदी गंगा की ही एक धारा है, बल्कि अलग नदी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा हुगली की बात कर लेते हैं। हुगली नदी जो कि गंगा सागर द्वीप तक चली जाती है, इसकी एक सहायक नदी है काफ़ी फेमस दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना आपको अगर याद हो, दामोदर घाटी परियोजना जो कि पहली परियोजना है, कहाँ बनाई गई थी? दामोदर नदी पे ही बनाई गई थी। तो दोस्तों दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। और फ्रेंड्स ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब गंगा की एक धारा बांग्लादेश प्रवेश करती है तो है पद्मा के नाम से जानी जाती है, और जब उस पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र की धारा मिलती है और उन संयुक्त धाराओं में जब मेघना नदी आकर मिलती है तो इनकी तीनों की संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात दोस्तों यह मेघना नदी विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करते हैं और अंत में बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा स्ट्रक्चर गंगा नदी तंत्र का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।